अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत के लिए कानून साजी के मामलात एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से इसे तनकीद का सामना है। एक तो जो कवानीन बनाए जा रहे हैं उस पर अपोजिशन का एतराज है, और दूसरा उनका जो तरीकाकार है जो इस कानून साजी के लिए इख्तियार किया जाता है उस पर भी अपोजिशन को एतराज है। इस हफ्ते हुकूमत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लेकर आई जिसको अपोजिशन मावराए आइन करार दे रही है, लेकिन हुकूमत का यह कहना है कि यह तरामीम इसके इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है और नैब को जिस मकसद के लिए बनाया गया ये इसे उस तरफ ले जाने की कोशिश है। अब नैब के बाद इंतखाबी इस्लाहात की बारी है और उस पर भी एक डेडलॉक की सी सूरत हाल है। नैब के मामले में तो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात का अमल ज्यादा पेचीदा है और उसके लिए जो है वो आइन में तरामीम की जरूरत भी पड़ सकती है। इंतखाबात का अमल कैसे मुमकिन होगा ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। अपोजिशन इन हुकूमती इक़दामात को मावराए आइन करार देती है और उसका कहना है कि अहम तैनातियां और कवानीन के मामले में पार्लियामान को बाईपास किया जाता है, जैसा कि नैब ऑर्डिनेंस में किया गया। जब पार्लियामान मौजूद है, आपने दोनों हाउसेज बंद करके एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। एक जमहूरी दौर में या नाम निहाद जमहूरी दौर में उसको ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंड करने की जरूरत क्या थी? क्या ये दारों की इज्जत है कि ना आप उस पर बहस करें, ना पार्लियामान के अंदर डिस्कशन करें, ना पार्लियामान के अंदर बहस हो, और आप जो है कानून साजी के बजाय ऑर्डिनेंस के पीछे छुपने की कोशिश करें? आप कानून साजी करें तो असेंबलियों से कराएं। सबसे मोहतरम इदारा हमारा पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट को बाईपास नहीं करना चाहिए। पार्लियामान में कानून साजी के मामले पर अपोजिशन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है और अपोजिशन का यह कहना है कि कानून साजी के लिए आइनी तरीक़ाकार और मुशावरत की बजाय ऑर्डिनेंसेस का सहारा लिया जाता है। अब कानून साजी हो, तैनातियाँ या किसी मामले की तहकीकात, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक़ राय नहीं होता, बल्कि एक डेडलॉक की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब हुकूमत को पेंडोरा लीक्स में सामने आने वाले नामों के हवाले से भी तहकीकात करनी है, एहतसाब का अमल भी चलना है। कई अहम तैनातियों की जरूरत है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तफाक हो, लेकिन ये डेडलॉक की वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पाते। क्या हुकूमत और अपोजिशन में कानून साजी के हवाले से कोई मुशावरत हो सकती है? क्या हुकूमत जो इस्लाहात लाना चाहती है, चाहे वो नैब से मुतालिक हों या आने वाले इंतखाबात से, क्या वो कानूनी हैं या नहीं? और क्या अपोजिशन के पास इन कवानीन के बनने से रोकने के लिए कोई कानूनी रास्ता है? इस पर एक तो आज के प्रोग्राम में बात होगी। दूसरा, अपोजिशन के किरदार के हवाले से शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान एक अहम बैठक हुई जिसके बाद दोनों ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। उस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन पहले प्रोग्राम में बात होगी जो डेंगू के हवाले से सूरत हाल है उस पर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। डेंगू के जिस तरह से केसेस बढ़े हैं और उस पर बात करने के लिए इस वक्त पंजाब में जो सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब प्रोग्राम के आगाज़ में जो है वो हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक तो ज़रा आगाह कीजिएगा, ये कुछ सवालात हैं कि ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और शायद जो है वो इस वक्त हमारे जो हॉस्पिटल्स में इंतज़ामात हैं और जो कैपेसिटी है वो इस सिचुएशन के मुताबिक नहीं है। एक तो ये ज़रा बताइएगा कि इस वक्त केसेस की क्या सूरत हाल है और जो हस्पताल है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वहाँ पर कैपेसिटी के हवाले से क्या सिचुएशन है? बिल्कुल सही कहा। नंबर ऑफ केसेस डेंगू के डेफिनेटली बढ़े हैं और हम एंटिसिपेट भी कर रहे थे कि इस साल क्योंकि मौसम जो है उसके अंदर कुछ इस तरह की तब्दीलियां आई हैं जो लावा की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। लेकिन जो भी है, आज जो टोटल नंबर ऑफ केसेस पंजाब में सामने आए हैं, यानी ये जनवरी के महीने से लेके अब तक, वो 3750 है। पिछले 24 घंटे के अंदर 226 नए केसेस सामने आए। ज्यादातर केसेस जो हैं हमारे पास लाहौर से हैं, वो 177 है, और फिर दूसरा बड़ा शहर जो है जिसमें ज्यादा केसेस हैं वो पिंडी। उसके अलावा जो केसेस हैं उनकी तादाद कहीं 4 कहीं 5, सरगोदा हुआ, चकवाल हुआ, इन इलाकों की है। जनवरी से लेके अब तक जो लोग फौत हो चुके हैं, जिनकी फौतगियां हुई हैं, उनका वो 8 नंबर है। 8 लोग जो है वो फौत हो चुके हैं। इस वक्त हमारे पास दाखिल जो मरीज हैं वो 397 यानी 357 मरीज। डॉक्टर साहब, कैपेसिटी का तो कोई इशू नहीं है जो हॉस्पिटल्स के अंदर मुख्तलिफ शहरों में किस्म की जो बात अफवाहें चल पड़ती हैं, ज्यादातर मरीज जो हैं वो लाहौर में ही है हमारे पास। हमने अपने हॉस्पिटल इस वक्त हमारी कैपेसिटी कोई तकरीबन
600 बेड्स की अपने जितने हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनके मिला के 600 बेड के अलावा, मतलब उनकी 600 बेड की, और इसके अलावा हमने जो कोविड का वार्ड बनाया था एक्सपो सेंटर में, उसको अब हमने डेंगू का वार्ड कन्वर्ट कर दिया है. इट हैज 280 बेड्स. अच्छा सब किस्म डॉक्टर साहब, ये अब इशू जो है ना डेंगू वाला मामला, सब ये पॉलिटिकल भी हो जाता है. आज भी पोजिशन लीडर शहबाज शरीफ उन्होंने जो है वो बात की, उन्होंने कहा कि हुकूमत नाकाम हो गई है. डेंगू के हवाले से वो पहले भी कहते हैं ये पहले से इकदाम करने की जरूरत होती है ताकि इन केसेस को जो है वो सामने आने से या इसके फैलाव को जो है वो रोका जा सके. तो क्या हुकूमत की तरफ से कोई कोताही तो नहीं है? जो इकदाम जरूरी थे या इन केसेस को रोका जा सकता था? देखिए, दुनिया में जहाँ जहाँ डेंगू फैलती है, जैसे कि श्रीलंका है, फिलीपींस है, बांग्लादेश है, जिन जिन इलाकों के अंदर, वहाँ इस साल दोबारा तादाद डेंगू पेशेंट्स की बहुत ज्यादा है, और ये हर थर्ड ईयर पे कहते हैं साइकिल है. 2016 में तो इनकी हुकूमत थी, लेकिन 2011 में जब पहली दफा डेंगू आई तो इन्होंने दे लर्न, और उसके बाद इन्होंने श्रीलंका से भी लोगों को बुलाया, और उसके बाद जो भी इन्होंने वो प्रोटोकॉल्स बनाए वो फॉलो किए. वो प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा हिस्सा हम खुद भी सारे फॉलो कर रहे हैं. इम्पोर्टेंट ये चीज है, अगर ये वाली बात है कि इन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो 2016 के अंदर ये शायद भूल रहे हैं कि उस मर्तबा भी एक बहुत बड़ी वबा आई थी, फिर 2019 में आई. अच्छा. अब 2021 के अंदर आपको पता है पिछले साल यही इकदाम उठाए जा रहे थे, और अगर कोविड की कहा जा रहा है कि जी कोविड की तरफ ध्यान हो गया और हमने डेंगू को छोड़ दिया, तो पिछले साल तो आपको पता है कोविड नया नया आया था, बल्कि बहुत ज्यादा ध्यान कोविड की तरफ था. उसके बावजूद वी मैनेज टू कंट्रोल द सिचुएशन. ये बात जरूर है कि तो आप ये कह रही हैं ये साइकिल है, और ये साइकिल जो है वो कुछ अर्से बाद रिपीट होता है, इसी वजह से केसेस में हम स्पाइक देख रहे हैं. ठीक, जी जी. राइट. और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया. यास्मीन राशिद साहबा हमारे साथ मौजूद थी, सूबाई वजीर सेहत पंजाब. बहरहाल उनसे तो हमने डेंगू पे बात की, लेकिन ये जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक की सी सूरत हाल है मुख्तलिफ अहम मामला पर, चाहे वो नैब का इशू हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का इशू हो, तैनातियों का इशू हो, आखिर इस मसले का कोई हल है या नहीं, इस पर प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद बात करेंगे. कमर जमान कारा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद. हुकूमत के कानून साजी के मामलात, जो इस्लाहात हैं, क्या वो हुकूमत ला सकती है, क्या उस पर कोई मुशावरत हो सकती है? और ये जो डेडलॉक हम देखते हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बार बार मुख्तलिफ मामलात पर, चाहे वो तैनातियाँ हों, चाहे वो कोई तहकीकात हों, या जो है वो कोई भी कानून साजी हो, या ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करने के लिए वेरी क्विकली मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं, जो आज की डिबेट में हमें ज्वाइन करें, उनका मैं तारुफ करा देता हूं. सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करें. कमर जमान कारा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आज की इस डिबेट में जो है वो हमारे साथ शरीक है. मैं इस डिबेट का आगाज कारा साहब आपसे करना चाहता हूँ. ये क्या वजह है, आप देखते हैं कि पार्लियामान के अंदर कोई भी मामला, अभी चाहे वो कानून साजी हो, चाहे वो तहकीकात हो, या कोई अपॉइंटमेंट हो, क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इतनी स्पेस भी नहीं बची कि कहीं पर जो है वो इन दोनों के दरमियान इत्तफाक राय न सही कोई बात ही हो जाए? और ये जो डेडलॉक जो हम बार बार देख रहे हैं, ये क्यों आपकी नजर में जो है वो बार बार हर इशू के ऊपर जो है वो आता है? रहमान, पहले तो मेरी गुजारिश ये होगी कि हमें थोड़ी सी तखसीस करनी चाहिए कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि डेडलॉक है. ये बात आपकी दुरुस्त है कि पार्लियामान के अंदर बार बार और पार्लियामान के बाहर भी हुकूमत में जो लिसान इस्तेमाल कर रही है, जो गुफ्तगू होती है, जो रवैया है, सिर्फ वही अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं, सिर्फ वही ऑनेस्ट हैं, बाकी सारे करप्ट हैं, सिर्फ वही कॉम्पिटेंट हैं, बाकी सारे नालायक हैं. अच्छा. सिर्फ वही सच्चे हैं, बाकी सारे झूठे. ये जो एक फिजा उन्होंने अपने गिर्द बना रखी है, इसमें रोल क्या है? और क्या अपोजिशन ने किसी मौके पे कहा है कि हम गुफ्तगू नहीं करते? अच्छा. क्या अपोजिशन ने कहा है कि हम हाथ नहीं मिलाते, हम आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है? पहले दिन से लेके आज तक अपोजिशन या इस हार्ड लाइन अदाने तक 3 साल, तकरीबन 3 साल हुकूमत ने बड़ी मेहनत और कोशिश से नफरत की ये दीवार खड़ी की है. अच्छा.
اور اس میں اپوزیشن کی بار بار تعاون کی پیشکشیں رہیں، بلاول صاحب نے بھی، شہباز شریف صاحب نے بھی، اچھا، مختلف مواقع، لیکن حکومت نے یہ نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کیوں نہیں کیا؟ اب اگر پھنسے ہیں پھر بھی اگر کوئی ایک قدم آگے جاتے ہیں پھر کوئی ایسا تان و تشریح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر واپسی ہو جاتی ہے۔ ایک وزیر صاحب کچھ کہتے ہیں، دوسرے کچھ کہتے ہیں ہم نے اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کرنی، دوسرے کہتے ہیں نہیں فیصلہ ہو گیا کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فاشسٹ اسٹیٹ بنتی ہے یا فاشسٹ حکومتیں ہوتی ہیں وہ الیکشن کے ذریعے ہی آتی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی جبر کے ذریعے آ جاتی ہے، لیکن ان کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ کنسنسس نہیں ہوتا، وہ رحمان کو ساتھ چلنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مخالفوں کو دشمن ثابت کرنا، نفرت کی دیوار کھڑی کرنا، میڈیا کا گلا گھونٹنا، اچھا، جو جوڈیشری ہے اس کی آزادی کو سلب کرنا۔ آپ کا یہ کہنا ہے یہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے کنسنسس نہ ہونا؟ تو یہ موجودہ حکومت نے آج تک یہی کیا ہے، اچھا، یعنی لوگوں کے ساتھ کیے گئے کوئی ایک وعدہ، کوئی سستا کرنے کا، کوئی بجلی سستی کرنے کا، کوئی ٹیکس کم کرنے کا، کوئی گیس سستی کرنے کا، کوئی 1 کروڑ نوکریوں کا، دیکھیں نا یہ بھی فواد چوہدری صاحب نے فرمایا ہم تو 1 کروڑ سے زیادہ نوکریاں دے چکے ہیں، ہم تو اتنے گھر بنا چکے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو ہتھیار ہے یہ ہتھیار باقاعدہ گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے، لوگوں کی زندگی میں آگ لگا کے، مہنگائی، بے روزگاری، ہر چیز کر کے یہ کہنا کہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، یہ جو بستی کی حکومتیں یہ کرتی رہی ہیں، یہ ملک دشمن ہے، لہٰذا یہ ان کا ہتھیار ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ قاہرہ صاحب آپ 1 منٹ دیں، میں ذرا یہ علی ظفر صاحب سے پوچھوں۔ علی ظفر صاحب یہ انٹینشنل ہے، اور دوسرا آئی نو آرڈیننسز پر جو ہے وہ ہمیشہ حکومت کی طرف سے آرگومنٹ یہی دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو بہت زیادہ انحصار اس وقت کرنا پڑ رہا ہے اپنے تمام تر قانونی معاملات اور اصلاحات جو پاکستان تحریک انصاف لانا چاہتی ہے۔ آپ کے ایجنڈے کا حصہ ہے، آپ ضرور لے کر آئیں، لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ کانٹینٹ پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن قوانین کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار ہی جو ہے وہ آئینی نہیں ہے۔ تو کیا حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اس صورتحال سے نکلنے کا؟ جی، سب سے پہلے تو آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا کہ جب آپ قانون سازی کریں یا جب آپ جمہوریت میں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ایک گورنمنٹ میں ہوتی ہے، کچھ باہر ہوتی ہیں اپوزیشن میں، تو کیا ان کے درمیان کانفلکٹ رہنا چاہیے ہر وقت، یا کوئی ایسے پوائنٹس بھی ہیں جس پہ بیٹھ کے وہ بات چیت کریں؟ تو میں تو فرم بلیور ہوں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا، اور میرا یقین ہے کہ جو ہر پولیٹیکل پارٹی ہے ان کو نیشنل پوائنٹس پہ، نیشنل ایجنڈاز پہ اپنے چیزیں، اپنے پالیٹکس کو چھوڑ کے ان کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھنا چاہیے ساتھ، تاکہ وہ جو ان کا مین مقصد ہے عوام کی محنت، عوام کی مدد کرنی، عوام کی بہتری چاہنی، اس پہ کام کر سکیں۔ تو مشاورت ہونی چاہیے۔ لیکن قاہرہ صاحب نے کہا کہ جو الزام ٹھہرایا کہ یہ کیوں نہیں ایسا کانفلکٹ کیوں بنا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ حکومت کا سارا قصور ہے۔ میں اس سے تھوڑا ڈس ایگری اس لیے کروں گا، میرا خیال ہے ان کا کہنا تھا یہ انٹینشنل بھی ہے اس کے اندر۔ جی، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جو پارلیمنٹری جمہوریت میں سب سے اہم دن ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب ایک پریزیڈنٹ جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، چاہے وہ جس پولیٹیکل پارٹی کے اپوائنٹی کیوں نہ ہو یا الیکٹڈ کیوں نہ ہو، وہ جب اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کو آ کے وہ ایڈریس کرتے ہیں۔ جو پارلیمنٹ میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایڈریس کیا تو انہوں نے شروع اس طرح کیا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو برداشت کی قوت ہے اور جو مکالمات کا ایک ٹریڈیشن ہے، ایک روایت ہے، وہ روایت قائم ہو اس ملک میں۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا تو جتنی اپوزیشن تھی وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، پہلے انہوں نے احتجاج کیا، سلوگنز کیا اور پھر واک آؤٹ کر دیا، اور انہوں نے وہ سپیچ کو سنا ہی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ ون سائیڈڈ ہے میرا خیال ہے درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے حکومت آئی ہے اپوزیشن نے ایک ہی کام سنبھالا ہے، اور بلکہ ایک پی ڈی ایم کا فورم بنا دیا کہ اس حکومت کو ہم نے ہٹانا ہے۔ جب اس طرح کی ایک ایٹماسفیئر بن جائے تو پھر اس میں پھر کانفلکٹس آ جاتے ہیں، لیکن ہر حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سمجھوتے کے ساتھ چلے، کیونکہ کوئی بھی حکومت کسی قسم کی ٹینشن یا تنازع نہیں چاہتی۔ حکومت
अच्छा काम करना चाहती है ताकि अगले इलेक्शन में वो जीत सर, सके। ये तो नैब कहना कि ऑर्डिनेंस एक जी, टेस्ट केस, इस पे मैं आता हूँ। हमारे पास जी। सबसे, अली जफर साहब, सबसे रीसेंट एग्जांपल जो है वो नैब ऑर्डिनेंस की है। जी, नैब ऑर्डिनेंस पे अब मैं आता नैब हूँ। ऐसा मामला है, ये हुकूमत का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, हुकूमत के एजेंडे का हिस्सा है, एहतसाब, ऑपोजिशन की इस पर तनकीद भी है। सो इसको अगर सामने रखें तो मुशावरत के हवाले से ऑपोजिशन की जो तनकीद है, ऑपोजिशन कहती है कि उनको पार्लियामान को बिल्कुल ही बाईपास कर दिया गया है। सो ये क्या 60 दिनों में या इससे पहले जो है वो अभी आप करेंगे मुशावरत, और क्या ये पहले नहीं हो सकती थी? जी देखें, इसकी कुछ तारीख है। पहले हुई थी एक मुशावरत की कोशिश, क्योंकि पहले भी एक ऑर्डिनेंस आया था नैब का। अच्छा। और वो ऑर्डिनेंस के बाद वो फिर एक बिल की शक्ल में एक तरह डिबेट हुई उसकी पार्लियामेंट में, लेकिन और पार्लियामेंट में सजेशंस भी आई, लेकिन जो सजेशंस थी उसमें एक डेडलॉक हो गया और वो किसी तरह आगे नहीं चल सका मामला। उसके बाद इन द मीन टाइम ये हुआ, और मेरा ख्याल है ये ऑर्डिनेंस में कुछ थोड़ी बहुत गलतियां जरूर होंगी जो कि ऑर्डिनेंस जब जाएगा पार्लियामेंट में तो वो दुरुस्त हो जाएंगी, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस ने जाना तो है पार्लियामेंट में, लेकिन कुछ बड़ी अहम बातें हैं जो कि जरूरी थी। मसलन आपको 2 बातें बताता हूं। कहा जाता है इसकी जो मेन ऑब्जेक्शन है इस ऑर्डिनेंस के बारे में वो ये है कि आपने अपॉइंटमेंट कर दी, एक्सटेंशन कर दी चेयरमैन नैब की। दरअसल बात ये नहीं है। दरअसल बात ये है कि इस कानून में 2-3 बड़े मसाइल थे, 2-3 बड़े प्रॉब्लम्स थे। एक प्रॉब्लम ये था कि जो नैब चेयरमैन है वो उनका जब टेन्योर खत्म होता है तो नैब रुक जाती है, और कंसल्टेशन का प्रोसेस अगर देर लगा दे और इन द मीन टाइम वो टेन्योर खत्म हो जाए तो फिर नैब रुक जानी थी। आम कानून में ये कहा जाता है कि जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी वो कंटिन्यू करेंगे ताकि एक इंस्टीट्यूशन चलती रहे। नैब लॉ में ये शिक नहीं थी, तो ऑर्डिनेंस के जरिए ये शिक देनी पड़ी। अब दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि जब अगर नॉर्मली ये होता है और आइन में भी ये लिखा है, जब आप इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं तो आइन में ये लिखा है कि अगर मुशावरत ना हो सके लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में तो फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी को ये पेश किया जाएगा। अब ये जो आईनी शिक है इस कानून में ये मिस कर रही थी। तो इस कानून में अगर मुशावरत नहीं हो सके या कामयाब ना हो सके तो फिर फैसला ये था, प्रॉब्लम ये था कि फिर क्या होगा। आप ये कह रहे हैं अली जफर साहब कि इसमें अभी जो आप ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये कह रहे हैं जो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं इसमें भी गुंजाइश है बेहतरी की? जी बिल्कुल है। पार्लियामेंट में जब जाएगा तो उसको देता हूं, बेहतर किया जाएगा। जी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये ऑर्डिनेंस की जिंदगी जो है ना ये छोटी होती है। इसको अल्टीमेटली अल्टीमेटली पार्लियामेंट में जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये अदालतों में भी स्क्रूटिनाइज होता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है एक कानून को बेहतर बनाने के लिए, और ये ऑर्डिनेंस जरूर जाएगा। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं क्या समझता हूं, मेरी नजर में क्या प्रॉब्लम है मसलन इसमें, जिसको ऑपोजिशन को पॉइंट आउट करना चाहिए लेकिन वो नहीं करती। ऑपोजिशन गलत तरफ जा रही है। एक्सटेंशन अगर देनी होती हमें तो एक्सटेंशन हम आराम से दे देते, ऑर्डिनेंस बनाते और उसमें कहते ये कंसल्टेशन का प्रोसेस खत्म हो गया है, अब प्रेसिडेंट साहब 4 साल के लिए नया अपॉइंट कर देंगे। वो तो सबसे आसान काम था, लेकिन ये नहीं हुआ। हमने बल्कि उल्टा कहा कि इसकी और मजीद पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए अगर लीडर ऑफ द हाउस और ऑपोजिशन नहीं एग्री करते तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा। तो ये एक मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा इक़्तिदाम है, एक इंतजाम किया गया है। लेकिन मसला प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी मैं पॉइंट कर देता हूं जो जिसमें हमने भी रेज किए थे इश्यूज, लेकिन बहरहाल वो पार्लियामेंट में शायद दुरुस्त हो जाए। अब एक डिमांड थी कि बेल होनी चाहिए नैब के कानून में। ये हर एक की डिमांड थी, आप लोगों की भी डिमांड थी, मीडिया की भी थी, ऑपोजिशन की भी थी। वो बेल का हक दे दिया गया है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया है कि ये श्योरिटी जो होती है, जो जमानत होती है, वो जो इल्जाम लगा है उसके बराबर की हो। यानी अगर इल्जाम 10 अरब का है तो फिर 10 अरब की वो श्योरिटी होनी चाहिए, बॉन्ड। तो वो ये जो मसला है ये मेरा ख्याल है तब्दील करने की जरूरत है, बिकॉज इससे तो फिर बेल का एक तरह से आप दे रहे हैं और फिर आप उसको वापस भी ले रहे हैं। इस तरह की लीगल आपने ये बेहतर किया गया। वैसे आपने खुद ही पॉइंट आउट कर दिया कि मसाइल जो है वो क्या है। मैं जनरल क्यूम साहब, मैं एक ब्रेक के बाद जरा आपके पास आता हूँ, पूछता हूँ कि क्या अगर उनका कहना है कि ये अल्टीमेटली आना तो फिर पार्लियामान के अंदर है, तो फिर कोई मावराए आइन जो ऑपोजिशन कह रही है, क्या हुकूमत ने कोई ऐसा कदम उठाया? इस ब्रेक के बाद आते हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से। जनरल कयूम साहब, ये अपोजिशन का तो ये कहना है कि जो ऑर्डिनेंसेज आ रहे हैं और पै धर पे आ रहे हैं, ये हुकूमत के मावराए आईनी इक़दाम हैं। अली ज़फ़र साहब का आर्गूमेंट ये है कि अल्टीमेटली एक तो आना इन्होंने जो है वो फिर से पार्लियामान के पास ही है, तो फिर वो प्रोसेस जिसको अपोजिशन कहती है कि बाईपास किया गया है, चाहे वो नैब हो या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हो, तो वो प्रोसेस बाईपास नहीं हो सकता। अब ये कानून में हुकूमत के पास बड़ी कम गुंजाइश है कि हुकूमत किसी तरह से उस प्रोसेस को बाईपास कर जाए। या देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगा कि आपने ये बड़े इम्पॉर्टेंट इशू पे हम तीनों को बुलाया है और मेरे दोनों कुलीग मुझसे ज़्यादा काबिल हैं और क्रेडिबल हैं और मैं बेनिफिट करना चाहता हूँ उनकी गुफ्तगू से। लेकिन यहाँ मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, ये जो डेड लॉक्स हैं मुल्क के अंदर और जो जमूद की कैफियत है, ये किसी लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आज हमारी जो प्रायोरिटी है वो इंटरनली सोशो इकनॉमिक वेलफेयर होनी चाहिए। लोगों को ये महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट और ये जो बेचारे इन्फ्लेशन की नज़र हो रहे हैं, और ऑनेस्टली जिंदगी अभी एक ह्यूमैनिटेरियन इशू बनता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक ये सीरियस इशू है और एक एक्सटर्नली जो दुश्मन हमारे ऊपर तोपें ताने हुए हैं, अफगानिस्तान की सिचुएशन हो या कश्मीर की हो या हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हो या रीजन हो, ये हमारे बिगर इश्यूज हैं। अच्छा, अभी बात यह है कि ये डेडलॉक जो हुए हैं ये क्यों है? मैं समझता हूं विद ऑल ऑनेस्टी, राइजिंग अबव पार्टी बखुदा ये सेल्फ क्रिएटेड है। ये सेल्फ क्रिएटेड है, वी कैन अवॉइड। आई हैव बीन ए पार्लियामेंटेरियन और मैं ये समझता हूं कि आप देखिए, फॉर एग्जांपल अभी ये एग्जांपल ले लें कि नैब के चेयरमैन ने जाना। डिड वी नॉट नो दिस गवर्नमेंट के पिछले तीन सालों से कि इनका टेन्योर 4 साल के बाद खत्म होना है? क्या इन्होंने इसकी फोर प्लानिंग की है? अगर अभी हमें ये बहाना ये अगर दे कि नहीं जी ये सडन था, टाइम कम था तो इसलिए ऑर्डिनेंस आ गया, मैं कभी भी नहीं कहता कि ऑर्डिनेंस जो है वो बावराए आइन है, वो करसी नो, लेकिन उसके लिए भी एक लिमिट दी हुई है कि ऐसी चीज कि जब आपकी असेंबली सेशन में नहीं है और एक अर्जेंसी का मैटर आ गया है तो उसके लिए आप ऑर्डिनेंस करें और फिर 90 दिन या 120 दिन के बाद वो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो और उसको फिर एक्ट बना दे। ये हमने एक खास प्री मेडिटेटेड प्लान के तहत इसको आगे लेके आए और ये बेनिफाइड ही थी फॉर श्योर कि किसी तरीके से इनको एक्सटेंड करा ले और वो उसको किया। अभी अली जफर भाई बड़े बड़े अजीज दोस्त हैं और बड़े कॉम्पिटेंट हैं अपने फील्ड में, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की एग्जाम्पल दी है। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर का जब टेन्योर खत्म हो गया था तो वो घर चला गया था और इलेक्शन कमीशन टोटल मफलूज हो गया था और उसकी भी वजह यह थी कि आपस में एग्री नहीं हो रहे थे लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन। इस पे जो आर्टिकल 213 और 215 हैं आइन के, उनमें मैंने अमेंडमेंट सजेस्ट की थी व्हेन आई वाज ए सेनेटर कि जी आप लेटर से डेडलॉक है तो आपने पार्लिमानी कमेटी बना दी, जैसे अभी इन्होंने बना दी। वो पार्लिमानी कमेटी जो है उस पे 6 मेंबर अपोजिशन के 6 गवर्नमेंट के हैं, वो दोनों अपनी अपनी लाइन टो कर गए, फिर डेडलॉक है। दो वेयर डू यू गो नाउ? आप यानी उसका भी हल क्या है? मैंने फिर सजेस्ट किया था कि उसके बाद एक कमेटी हो, स्पीकर नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट एंड मे बी जो डिप्टी चेयरमैन है, जो स्पीकर हैं, उनको मिला के तो एक बना के हल निकाले। अभी इसके अंदर भी डेडलॉक हो जाएगा और आप कैसे इसको निकालेंगे? तो मेरे ख्याल में इन चीजों को ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको पार्लियामेंट को वेल डिबेट करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन इस हुकूमत ने नहीं कराने। इलेक्शन जो है वो दूसरी हुकूमतों ने कराने हैं और ये नैब के जो ऑर्डिनेंस ये है लॉ, ये एप्लीकेबल अक्रॉस द बोर्ड होगा और सबके ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसकी सोल सर्चिंग करनी जरूरी है और इनको अवॉइड करने के लिए जहां अपोजिशन का भी किरदार है लेकिन हुकूमत का किरदार सबसे ज्यादा है कि वो इस डेडलॉक को ना होने दे। एक बड़ा असेंबली के अंदर, ठीक है जी जनरल साहब, एक बड़ा चैलेंज अब ये है कि नैब वाला भी मामला खैर फिर से पार्लियामान के अंदर आना है। कायरा साहब, एक और आगे जो मामला आ रहा है, जिस साहब कह रहे थे कि फोर्सी तो हो सकते हैं ना कि आगे क्या चीज आ रही है, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला इशू, अब उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि डेडलॉक है।
ये जो डेडलॉक्स हैं, क्या इनसे निकलने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म हो सकता है? क्या पार्लियामान के अंदर या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतनी कैपेसिटी है? क्या आप तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट फैसिस्ट है, गवर्नमेंट को ये सूट करता है, लेकिन इसके बावजूद क्या कोई तरीकाकार आपकी नजर में बन सकता है? बेसिकली टॉलरेंस का नाम है। ये बात दुरुस्त है कि कसरत राय से कानून साजी होती है और 2/3 अक्सरियत से आइनसाजी होती है। ठीक है, लेकिन आप ब्रॉडर कंसेंसस इसलिए करते हैं कि उसकी वाइडर ओनरशिप हो जाती है और उसकी रेजिस्टेंस या उसको रिजेक्शन नहीं होती, कोई तबका भी उसको डिसओन नहीं करता। हमने अगर आइन बनाया था तो इत्तेफाक राय से, अगर 18वीं तरमीम की है तो उसमें जो करेक्शंस किए हैं वो भी इत्तेफाक राय से। हमारे दौर में मैक्सिमम हम कोशिश करते रहे। अली जफर साहब ने कहा कि सदर साहब के खिताब के ऊपर कोई एहतजाज हुआ। सदर का खिताब तो खुद बजाते खुद बहुत बड़ा काबिल एतराज वो उसकी गुफ्तगू थी, क्योंकि उनको पार्टीजन नहीं हो देना चाहिए, उनको अपनी जजमेंट देनी चाहिए। उनका खिताब वैसे लिखा हुआ हुकूमत का होता है, आइन यही कहता है, ये तरीकाकार है। लेकिन इसके बावजूद मेरी गुजारिश ये है कि जरदारी साहब सदर थे, वो पार्लियामेंट में आके जब खिताब करते थे तो उस वक्त की अपोजिशन एहतजाज करती थी। लेकिन हम सारी जो हमारी लेजिस्लेशन थी उसके ऊपर हर मामले में मुशावरत करते थे और आपस में बैठ के मसला हल कर देते थे। होता क्या, आप दूसरे की राय को भी वजन देते हैं ना। आप ये नहीं कहते कि जो मैं कह रहा हूँ यही एक हकीकत है, यही एक सच्चाई है, दूसरी किसी सच्चाई को मैं मानने को तैयार नहीं। लिहाजा अगर आप किसी दूसरे की राय को, दूसरा कौन है, वो भी अवाम का मैंडेट लेके आया हुआ है, उसको भी अवाम ने वोट किए हुए हैं, लिहाजा आप उसकी राय का एहतराम करें, वो करने को तैयार नहीं है। तो ये रवैया जो है ये बड़ी रुकावट है। मैं एक और गुजारिश कर दूंगा, आप देखें ना, हम ये नहीं कहते कि ऑर्डिनेंस गैर आईनी है। ऑर्डिनेंस करना, जनरल साहब उसकी वजाहत कर दी, ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लेजिस्लेशन का रखा गया था किसी एक्यूट इमरजेंसी में, लेकिन हमने उसको रेगुलर प्रोसेस बना लिया है। गवर्नमेंट ने टाइमली अपना फैसला नहीं किया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, डेडलॉक होता है, क्या हुकूमत अपने 3 नाम दे, अपोजिशन को किसी को भी 3 नाम दे दे, आपस में बैठ के बात करते हैं, नहीं होता दूसरे 3 नाम दे दे, तीसरे 3 नाम दे दे, कितने नामों पे डेडलॉक होगा? आखिर कोई ना कोई नाम तो ऐसा आ जाएगा। ये प्रोसेस तो शुरू करें। अगर प्रोसेस ही शुरू नहीं करते तो उसका मानी क्या है कि आप अपनी राय मनवाना चाहते हैं। रही बात गैर कानूनी, क्या है, पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी, पर्सन स्पेसिफिक, वो गैर कानूनी है, वो वेलिफाइड है और वो स्ट्राइक डाउन होगी। रही बात आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल ऑर्डिनेंस की सूरत में नहीं आना चाहिए, इसलिए, और वो कसरत राय से भी अगर सर उसके लिए तो हो सकता है आईनी तरमीम की जरूरत पड़े। नहीं, मैं और बात कर रहा हूं। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि कसरत राय से हुकूमती जमात अगर चाहती है कि वो अपनी कसरत की बुनियाद पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर ले, तो ये नहीं हो सकता। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बुनियादी तौर पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना आइन के तहत, एक आइन की तहत बनी हुई ऑटोनोमस बॉडी का काम है। उसको आइन उसकी जिम्मेदारी तफसील करता है, वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन के लिए तजावीज लेनी है, देनी है, और उसमें हुकूमती जमात फरीक है, उसमें बाकी जमातें भी स्टेक होल्डर है। तमाम स्टेक होल्डर मशावरत के बगैर हुकूमत वक्त अगर अपने तौर पे कोई चीज रजिस्ट्रेट करती है तो वो अगर कहती है इलेक्शन कमीशन को कि आप इसको अप्लाई करें, तो फिर कायरा साहब अपोजिशन के पास क्या रास्ता है? देखिए, फिर मुश्तरका इजलास बुला लिया जाएगा, मुश्तरका इजलास में हुकूमत के पास नंबर्स तो हैं, तो फिर हुकूमत नहीं है, हुकूमत के पास नंबर नहीं है और ये स्ट्राइक डाउन होगा। मेरी बात याद रखिए। अच्छा, नहीं, स्ट्राइक डाउन कहाँ से, अदालत से होगा या पार्लियामान से? नहीं, ये जो इशू है ना, दोनों इशू जाएंगे। अच्छा। लेकिन जाने हैं, ये तो पहले चला जाएगा ऑर्डिनेंस वाला इशू, क्योंकि ऑर्डिनेंस के जरिए लेजिस्लेशन हुई है। दूसरा जो है वो इलेक्शन कमीशन का इशू है। अगर आप कसरत से सिर्फ ये पास भी कर लेते हैं तो इवन देन इलेक्शन कमीशन और बाकी जमात को लेके जाएंगी। ये हुकूमत, मैं एक ब्रेक के बाद कायरा साहब
یہ سوال علی ظفر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ الیکٹورل ریفارمز پھر کس طرح سے جو ہے وہ لا رہے ہیں. یہ اپوزیشن کا جو کنسرن ہے کہ وہاں پر اپوزیشن کے جو تحفظات ہیں وہ ہوں گے. اس بریک کے بعد آگے کا راستہ کیا ہونا چاہیے جب ڈیڈ لاک ہو جائے قانون سازی کے معاملے پر اور یہ جو پارلیمان میں جو قانونی معاملات ہیں وہ بھی آ رہے ہیں جن میں تحقیقات اور تعیناتیاں بھی شامل ہیں, کیونکہ یہ صرف حکومت کے کام نہیں, اس سے ریاست کا کام جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے. علی ظفر صاحب, یہ الیکٹورل ریفارمز ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, اس پر اب کچھ وزراء کے بیانات ہیں. آپ تو معلوم ہے آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ مشاورت ہو, لیکن اگر اس میں بھی ہم ڈیڈ لاک دیکھتے ہیں تو پھر کیا حکومت کے پاس کیا قانونی آپشن ہے ان اصلاحات کے لیے؟ کیونکہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم ہر قیمت پر یہ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں, تو وہ پھر کیسے لے کر آئیں گے یہ اصلاحات؟ جی دیکھیں, جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے سینٹ کی, اس کا میں ممبر ہوں. سو پہلے تو میں ایک چیز کریکٹ کر دوں فار دا ریکارڈ کہ جو حکومت نے بل لے کے آئی تھی اس میں بہت ساری شکیں تھیں. میرا خیال ہے کوئی 100 سے زیادہ امینڈمنٹس تھیں الیکٹرل ریفارم کے لیے. تو یہ جہاں آپ بات کر رہے ہیں کنسنسس نہیں ہوتا یا ہم آپس میں پارلیمنٹیرینز جو ہیں صرف لڑتے رہتے ہیں یا صرف پارٹی لائن کو فالو کرتے ہیں ہر معاملے میں, یہ مجھے نظر آیا کہ وہ اس معاملے پہ جب الیکٹرل ریفارم کی یہ ساری شکیں ڈسکس ہو رہی تھیں تو ایسی بات نہیں تھی, کیونکہ بہت ساری ایسی شکیں تھیں جو حکومت نے جس کو آبجیکٹ کیا, ویلڈ آبجیکشن کی اپوزیشن نے, اور کہا کہ آئین کے خلاف ہیں, تو وہ شکیں ختم کر دی گئیں. بہت ساری ایسی شکیں تھیں جو اپوزیشن نے حکومت کی بات مانی کہ ہاں یہ امپروو کریں گی الیکٹرل ریفارم میں ضروری ہیں یہ چیزیں, وہ کیا گیا. اور بہت ساری چیزیں تھیں جس پہ ڈیبیٹ ہو کے امینڈمنٹس کی گئیں مشاورت کے ساتھ. تو یہ صرف 2 شکیں ایسی رہ گئیں پوری 100 سے زیادہ شکوں میں, صرف 2 شکیں 2 معاملات ایسے رہ گئے جس پہ ایونچولی کنسنسس نہیں ہو سکا, اور پارلیمنٹری کمیٹی نے ان دونوں کو ریجیکٹ کر دیا. اس میں ایک ای وی ایم تھا اور ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پاکستانی, جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اور ایک اوورسیز پاکستانیز کو ان کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں سب چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے جتنی کوئی امینڈمنٹس تھیں الیکٹورل ریفارمز کی؟ جی بالکل. اب آئین کیا کہتا ہے کہ جی آئین اب یہ کہتا ہے کہ اگر اس قسم کی سچویشن ہو جہاں کمیٹی ریجیکٹ کر دے اور وہ سینٹ میں پاس نہ ہو سکے بل اور نیشنل اسمبلی میں پاس ہو گیا ہو, تو پھر کیا ہوگا اس بل کا؟ یہ آئین ایک سالو کرتا ہے مسئلہ, اور آئین کہتا ہے کہ اس وقت آپ جوائنٹ ہاؤس میں لے کے جائیں گے. اور آپ کی اطلاع کے لیے جوائنٹ ہاؤس کی میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ اکتوبر کے اینڈ پہ نہیں تو نومبر کے شروع میں یہ جوائنٹ ہاؤس کال ہوگا, اور اس کے اندر یہ ساری الیکٹرل ریفارمز آئیں گی. وہاں ہر جو سینیٹر ہے, ہر جو نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے, ایم این اے ہے, وہ اپنا اپنا موقف پیش کر کے اپنی اپنی ہر شک پہ آرگومنٹ پیش کر سکتا ہے, اور اس کے بعد پھر ایونچولی جوائنٹ ہاؤس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے. میرے پاس ٹائم کم ہے, بٹ یور ٹیک از کہ آئین نے ایک راستہ دے دیا ہے اگر ڈیڈ لاک ہو, اور وہ ہے جوائنٹ ہاؤس کا جس میں جو ہے وہ یہ جائے گا. جنرل صاحب, یہ تو ایک آئینی راستہ ہے جو علی ظفر صاحب بتا رہے ہیں, بٹ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے, مشاورت ہونی چاہیے. یہ ڈیڈ لاک سے نکلنے کا آپ کی نظر میں کوئی راستہ ہے؟ یہ جو مختلف معاملات آ رہے ہیں, جو تعیناتیاں ہیں, واٹ از یور ٹیک آن دس؟ اس سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے موجودہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نکلا جا سکتا ہے پرووائیڈڈ گورنمنٹ اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ علی ظفر جو بتا رہے ہیں وہ آئینی راستہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی نے بل پاس کیا, سینٹ نے ریجیکٹ کیا, تو آپ جوائنٹ سیشن میں لے آئیں. لیکن امپارٹنٹ جو آپ کی لیجسلیشن ہے, مثلاً آپ دیکھیں کہ پیپل پارٹی کے پاس 2/3 میجارٹی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ, لیکن آئین بنانا تھا تو انہوں نے کہا نہیں 2/3 نہیں, پورے مجھے کنسنسس چاہیے. اور چونکہ یہ ایک دور رس قسم کی ہم اصلاحات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میکنگ, آپ نے دیکھا کہ اس وقت وہ ولی خان گروپ نیب کے لوگ ان کو جیلوں میں ڈال ان کو نکال کے منتیں ترلے کر کے سب سے سائن کرایا. اسی طرح جب یہ بچوں کے اوپر حملہ ہوا, درندوں نے کیا ہمارے, تو نواز شریف صاحب نے سب کو بلایا اور اس کے اندر عمران خان صاحب بھی شامل ہوئے, اور ایون وہ پارٹیاں جو کہ اسمبلی کے اندر نہیں ہیں
ان کے ساتھ بھی، تاکہ آپ کی ایک سوچ آگے ہو تو پرائم منسٹر کے اور حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جوائنٹ سیشن سے آپ کروا لیں، لیکن یہ جو دور رس ریفارمز ہیں، الیکٹرل ریفارمز ہوں یا آپ کی جو جوڈیشل ریفارمز ہوں یا لیبر ہوں یا سول سروس ہوں، ان کے اوپر 2 مہینے 1.5 مہینہ ڈسکشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، پھر کمیٹیاں بیٹھ کے طہارت کرتی ہیں اور ٹکتی ہیں۔ علی بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکٹرل ریفارمز پہ بیٹھے اور ہم نے بہت سی شکوں پہ، یہ ویری گڈ، دیٹ از اپریشیبل، ایسے ہونا چاہیے، آئی ایم شیور کہ وہ ٹھیک ہوا، لیکن پھر یہ 2 شکوں کے اوپر بھی آپ کو بلڈوز نہیں کرنا چاہیے، بیکاز یہ الیکشن صرف آپ کے لیے ہونے، یہ ہر پارٹی اس میں انوالو ہے۔ الیکشن کمشنر از دی مین سٹیک ہولڈر، اس کا آئینی جو رول ہے حکومت کی طرف سے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے آپ آبجیکٹو دے دیں، مجھے ریسورسز جو چاہیے میں مانگوں گا وہ دیں، اور پھر میرے اوپر چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے مجھے ڈکٹیٹ کرنا ہے کہ یہ ادھر تم ایسے کرو گے ادھر ایسے، تو پھر آپ ہی آ جائیں الیکشن بھی کروا لیں۔ دیکھیں نا، آپ اپنی آرمڈ فورسز کو ایک مشن ہے جی قاہرہ صاحب، یور فائنل ورڈ، یہ 2 سال ابھی باقی ہیں، گورنمنٹ کو بہت ساری لیجسلیشن کرنی ہے، تو پھر کیا یہ اسی طرح سے ہوتا رہے گا؟ اور اپوزیشن کے پاس پھر آپ کی نظر میں تو آپ جو جوائنٹ سیشن تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ایک قانونی راستہ ہے، ایک آئینی راستہ ہے، لیکن آپ کی نظر میں راستہ یہ صرف عدالت ہی، یہ معاملات بار بار جو ہے وہ عدالت میں ہی جاتے رہیں گے، کوئی اپوائنٹمنٹ ہو یا کوئی؟ جی، اگر رحمان گورنمنٹ کا یہی طریقہ رہا، پارلیمنٹ کے میٹرز، اسمبلیوں کے معاملات عدالتوں میں لے جانا بالکل مناسب نہیں۔ چلیں، میرے پاس ہے ٹائم ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، بیرسٹر علی ظفر، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب آج کے اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔